जय जिनेन सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। Is imported from the United States. हाँ मॉम बोलो। ये क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों? बस ऐसे ही मॉम, रास्ते में कुछ मवाली मिल गए थे। उनकी धुलाई की क्या नहीं? करनी चाहिए थी, पर क्या करूँ, स्वाति साथ में थी ना। कब तक बचेंगे वो इसी शहर में रहने? ना जब उनका बुरा टाइम आएगा तब तुम्हारे सामने आ जाएंगे। Abhinash, I just want to know, is my voice clear or is it breaking? Abhinash, I just want to know, is my voice clear or is it breaking? Abhinash, Rajesh, is my voice audible or is it breaking?
Just one check. Is my voice clear or is it breaking? मेरी आवाज क्लियर आ रही है या ब्रेक हो रही है? आशीष जी, बीच बीच में ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी। ओके जस्ट एक सेकंड। ओके सर, चलिए, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। सभी को जय जिनेन्द्र। वेलकम टू योर थर्ड क्लास इन आवर वीकडे संस्कृत लैंग्वेज क्लास। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? तो हमने व्यंजनों को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट बस किया था, हमने सब उनको नेम्स देखा था। एंड विल ट्राई कि आज हम हमारा ये वाला चैप्टर, वर्णमाला चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, इसको कंप्लीट कर दें ताकि हम लोग आगे बढ़े। बट उसके पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन, क्योंकि आज चैप्टर कंप्लीट करके आपको थोड़ा होमवर्क भी मैं दूंगा, सो दैट्स व्हाई। तो एक बार कोमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्वरों के दो कौन कौन से प्रकार होते हैं? अनम्यूट कीजिए। सो कोमल जी, क्या क्वेश्चन क्या है? कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? वर्ण कितने ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया था उनको? कितने ग्रुप्स में? वो हर्ष वगैरह, दीर्घ नहीं नहीं नहीं, टोटल वर्ण को बताइए। टोटल जो हमारे वर्ण होते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था ना हमने सबसे पहले उनको, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, हाँ जी राइट। जी, ओके ओके, ऐसे ठीक है। ज्योतिका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक बार स्वरों के नाम बताएंगे? स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? हाँ, अ आ ई उ ऊ रू रू रू। नहीं नहीं, बीच में गड़बड़ हो गया कहीं। ओके, अ आ ई उ ऊ ओ औ। ए आई रह गया। ए आई ओ ए, औ। हाँ, ए आई औ। इट मीन्स आपने नोट्स नहीं बनाए है ना? नहीं, बिना नोट्स के आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते। यू नीड टू मेक नोट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये चलिए, आशीष जी आप बता दीजिए व्यंजनों के नाम। आपको व्यंजन के नाम याद हुए क्या? हाँ याद है भैया जी। बता दीजिए, बता दीजिए। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। चलिए, वेरी गुड। बट स्टिल थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को याद रहे। स्वर व्यंजन तो बहुत बेसिक है। सही आशीष जी, वेरी गुड, सही है। आप लोग याद रखेंगे तो ही काम चलेगा। एक और किसी दूसरे हैं, एक बार मीना जी, आप स्वर के नाम बताएंगे? स्वर कौन कौन से होते हैं? मीना जी, अनम्यूट कीजिए।
आई थिंक आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से जी जी अ बोलिए। अ आ ई सॉरी अ आ ई उ रू उ ब्रु री ए अ ए ओ औ। Have I forgotten something? अगेन अगेन अगेन, वापस 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 वापस। Okay. अ आ ई उ ऊ रू रू री री अ ए ओ औ। आप लोग ए आई क्यों भूल रहे हैं? ये जो चार है ए आई, ये दोनों आप लोग भूल रहे हैं। ओ ओके ए ए आई ओ आई औ। ओ औ। चलिए गुड। अमोक जी मैंने आपको बना दिया है को होस्ट, है ना, मैंने आपका मैसेज देख लिया, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। रुकिए मैं पूछूंगा सबसे, अभी हमें आगे ही बढ़ना है। चेलना जी को कोई डाउट था क्या? अच्छा हैंड डाउन हो गया, कोई बात नहीं। गुड। ऐसे लेकिन आप लोगों को मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अगर आप लोगों को अभी स्वर के नाम याद नहीं है तो आगे तो थोड़ा चैप्टर हमारा थोड़ा टिपिकल होगा। परसों तक मुझे याद चाहिए एवरीबॉडी। जो कैमरा ऑफ करेंगे उनसे तो मैं कन्वर्स करता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है आर दे इन क्लास और नॉट। जो कैमरा ऑन है उनसे मैं बातें करता हूँ, सो आई विल नो दैट वेदर दे आर स्टडिंग और नॉट। अभी हम आगे चलते हैं। जिस तरह से हमने स्वर को डिवाइड किया था, अब फोकस करिए सब लोग, हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। जिस तरह से हमने स्वरों को डिवाइड किया था कुछ कैटेगरीज में, इन द सेम वे, इन द सिमिलर वे वी आर डिवाइडिंग व्यंजन ऑल्सो। व्यंजन को भी हम डिवाइड कर रहे हैं, तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर रहे हैं। तीन कैटेगरी कौन कौन सी हैं तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। पहली कैटेगरी जो व्यंजन की, उसे हम कहते हैं स्पर्श। पहली कैटेगरी का नाम है स्पर्श। दूसरा व्यंजन का जो टाइप है उसका नाम है अंतस्थ। मैं देख रहा हूँ यहाँ से कुछ लोग बोल भी रहे हैं साथ साथ में, जो कि बहुत अच्छा है। अंतस्थ। और तीसरी कैटेगरी जो हमारी है उसका नाम है ऊष्म। जैसे हमने स्वरों को ह्रस्व दीर्घ और संयुक्त स्वर में बांटा था ना, इन द सिमिलर वे हमने व्यंजनों को भी तीन कैटेगरीज में बांटा है। पहली कैटेगरी का नाम है स्पर्श, दूसरी कैटेगरी का नाम है अंतस्थ, और तीसरी कैटेगरी का नाम है ऊष्म। अभी स्वर वाली कैटेगरी पे हम आएंगे, उसके पहले हम समझते हैं अंतस्थ। किसी को डाउट हो तो आप लोग हाथ उठा लिए साथ साथ में। अंतस्थ की कैटेगरी को हम सबसे पहले समझते हैं। 4 लेटर्स, 4 व्यंजन को अंतस्थ कैटेगरी में डाला है। य, र, ल, व। कौन कौन से 4 लेटर्स डाल दिए हमने अंतस्थ में? य, र, ल, व। अब अगर मैं कभी भी ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पर आपको अंतस्थ व्यंजन का यूज करना है, तो आप क्या समझना है? आपको अंतस्थ मतलब य, र, ल, व, इनका आपको यूज करना है। ऐसी एक और कैटेगरी जो ग्रुप्स की है, जो व्यंजनों की है, जिसे हम ऊष्म कहते हैं, उसके 4 लेटर्स हैं। पहला श, दूसरा श, तीसरा स, चौथा ह। श, श, स, ह। दो कैटेगरी याद है। अंतस्थ में कौन कौन से व्यंजन थे? य, र, ल, व। ऊष्म में कौन कौन से व्यंजन थे? तो श, श, स, ह। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्पर्श व्यंजन, सबसे ज्यादा जिस कैटेगरी में ऐसे स्पर्श व्यंजनों की हम चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं। टोटल 25 काइंड्स ऑफ स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनके ग्रुप देखिए मैं बना रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे फोकस करेंगे तो यहाँ पर लिखा है क वर्ग। ठीक है, मतलब ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप का लीडर है क। अब अगर मैं कहीं पर भी बोल दूंगा कि क वर्ग का यूज होना है, तो आप क्या समझोगे कि उस क वर्ग, वर्ग मतलब होता है ग्रुप, तो उस क वर्ग में 5 लेटर्स आते हैं। कौन कौन से लेटर्स आते हैं? क, ख, ग, घ, न। तो इन सबका लीडर है क। और क वर्ग बोलने पर आपको ये नहीं समझना कि सिर्फ क की बात हो रही है।
क बोलने का मतलब है कि क के साथ में ख, ग, घ, घ। क वर्ग बोलने पर ये पांचों के पांचों लेटर्स आएंगे, अकेला क नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा हमारा ग्रुप है च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से लेटर्स हैं? तो कहते हैं च, छ, ज, झ, ञ। च, छ, ज, झ और ञ। मैं देख रहा हूँ यहाँ से कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ देख रहे हैं। आप लोग भूल जाएंगे, आगे बहुत सारा टॉपिक आएगा तो आप लोग भूल जाएंगे। चलिए, तीसरा ग्रुप जो है उसका नाम है ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है? ट, ठ, ड, ढ और न। अब आप लोग कुछ सोचिए, जब हम इनको बोल रहे हैं तो थोड़ा बहुत सेम साउंड आ रहा है ना, ट, ठ, ड। तो ये भी एक रीजनिंग है कि क्यों इन सबको एक ग्रुप में डाला है। अब आप देखिए च वर्ग देखिए, तो च, छ, ज, झ, तो कहीं ना कहीं फेमिलियर साउंड करते हैं ये सारे, इसलिए इनको एक ग्रुप में हमने डाला है। और लाइन वाइज है, ऐसा नहीं कि बीच में कोई भी व्यंजन कभी भी उठा लिया, लाइन वाइज हम फॉलो कर रहे हैं ना। चौथा ग्रुप है त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन सा है? त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। और पांचवा हमारा ग्रुप का नाम है प वर्ग। प वर्ग में हम यूज करते हैं जो व्यंजन, वो है प, फ, व, भ और म। तो इस तरीके से हमारे ये 25 व्यंजन स्पर्श के हो गए। यहाँ पर चेलना जी कुछ कह रही हैं, एक सेकंड मैं ले रहा हूँ आपका डाउट। हाँ जी बोलिए। जी, क वर्ग में जो हाँ लास्ट वर्ण है उसका हाँ जी, प्रोनाउंसिएशन एक बार न उसका है ना? प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल न जैसा ही है। बस आपको डिफरेंस, अगर मैं स्लाइड डिफरेंस बता दूं आपको, मैंने हलंत और विसर्ग वाला बता दिया क्या? हूँ हाँ हलंत हाँ क्या हाँ, होता है, बताया विसर्ग बताया। बता दिया। हाँ हाँ जी। बताया। तो जो ये जो न है ना नीचे, इसको आप एक साथ पूरा बोलिए न। जो ये द, थ, द, ध, न वाला है ना, तो यहाँ पे तो न को हाँ, थोड़ा हल्का स्ट्रेच कीजिए, त, थ, द, ध, न। लेकिन जब हम क न। वर्ग बोल रहे हैं तो सब बोलेंगे क, ख, ग, घ, न। मतलब उसमें आपका टंग जो है, जीभ हल्का ऊपर टच करना चाहिए, क, ख, ग, घ, न। आपका टंग जो है ऊपर के एरिया में माउथ के टच करेगा, तो वैसे आपका उच्चारण आएगा क, ख, ग, घ, न। लेकिन त वर्ग वाले में त, थ, द, हाँ, ध, न नॉर्मल बोल के आ जाएगा, है ना, ऐसा। ओके। ओके ओके, चले। हाँ, रेशमा जी का डाउट है, बोलिए रेशमा जी, क्या डाउट है आपका? सर ये समझ में आ गया, पर जो ट वर्ग है तो हाँ जी। उसमें भी लास्ट जो न है, एक्चुअली एक्चुअली वो हण हण दिखता है। ण जो जो प्रोनाउंसिएशन हम फर्स्ट में क वर्ग में करते हैं वैसा दिखता है, लेकिन ये न कैसे बोलने का फिर? नहीं नहीं, ये जैसे ज्यादा वो टोटल, टंग। तो ये नॉट तो टोटल, ये न न न न न न नमोकार मंत्र वाला नमो अरिहंताणम न, हाँ तो ये हाँ तो टोटल हाँ। अलग है। वो तो नहीं तो नमोकार। ये न हम्म। सर, एक मिनट, ये जो न है वो नमोकार मंत्र का समझ में आ गया। तो वो जो हाँ ऊपर वाला है क वर्ग वाला, तो वो हाँ भी टंग ऊपर करके ही बोलना है ना, तो हाँ, दैट लेकिन आल्सो। इस, नहीं नहीं, टंग ऊपर आप पकड़ लेते हो एक बात को, न में आपका पूरा नमोकार मंत्र के न में आपका पूरा टंग फोल्ड हो रहा है न, न हाँ नमोकार न। हाँ हाँ लेकिन हाँ। ऊपर का न बोलने में आपका टंग फोल्ड नहीं हो रहा है, सिर्फ टच कर रहा है न, अच्छा दैट्स इट। न। नमोकार ओके में आपका पूरा टंग ट्विस्ट हो रहा है ना ऊपर, वो ओके थोड़ा ओके। स्लाइट डिफरेंस है। जी, हार्दिक जी को थैंक डाउट यू। है, बोलिए। ओके, हार्दिक जी बोलिए। अपने ये जो च वर्ग में लास्ट फिफ्थ नंबर वाला, उसको क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन? च, छ, उसको क्या? ज, झ, ञ। ञ मैंने पहले भी आपको बताया था, क्यों? ञ। ई और य को मिलाकर बोल रहे हैं ञ। बोलिए, एक बार बोलिए हार्दिक जी, क्या बोलेंगे आप? इ। ञ, वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए, मिहिर जी का कोई डाउट है, कहिए। हाँ, ये श और श, तो हम्म। दोनों में क्या डिफरेंस है? इनके दोनों यूज में श और डिफरेंस श, आता हाउ है, डू प्रोनाउंस? इनके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस ज्यादा आपको मिलेगा नहीं, श, ओके। श, श। तो ये बस थोड़ा मुंह मुंह खुलने का डिफरेंस आता है, श में कम मुंह खुलता है, श में थोड़ा ब्रॉड मुंह खुल जाता है। अगर बोलने में एक जैसा प्रोनाउंसिएशन तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनका यूज तो अलग अलग है। अब आप शक्कर बोलोगे तो श को यूज करोगे, और षटकोण बोलोगे तो श को यूज करोगे। तो इसलिए इनको यूज करने में इनका डिफरेंशिएशन आता है, बोलने में तो ज्यादा देन डिफरेंस नहीं आ रहा हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे पता चले हमें कौन सा यूज करना है?
नहीं तो वो आप प्रैक्टिस से आएगा ना, वेन एज अच्छा। प्रैक्टिस। अब आप शक्कर में षटकोण वाला श क्यों नहीं लगाते, शक्कर में श वाला हाँ। श ही क्यों लगाते हो, आपको किसी ने सिखाया तो यस, नहीं है, तो नेचुरल एग्जैक्टली, प्रैक्टिस सो से इट आपको आया ओनली है। कम्स विद प्रैक्टिस। या यू विल अंडरस्टैंड दैट, इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी कि कहाँ पर कौन सा आपको यूज करना है ना। जी जी, नीति जी का डाउट है, नीति जी बोलिए क्या डाउट है आपका। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मेरा ये सवाल था कि यहाँ पे ना नाम, यहाँ पे स्पर्श, अंतस्था, ऊष्म, तो मुझे हाँ याद जी, है कि स्पर्श में तो थोड़ा होता है कि टच जहाँ पे आपकी टंग कर रही है उसके हिसाब से होता है, आप थोड़ा वो एक्सप्लेन करेंगे, और नाम ये अंतस्था ऊष्म क्यों पड़ा, नहीं थोड़ा वो ऐसा भी देखिए, बता देंगे नाम तो का उससे। कोई, देखिए अंतस्थ और ऊष्म जो इनको नाम दिए वो अभी आगे जाके आपको समझ आएगा। जब हम संधिया वगैरह यूज करते हैं ना, तो वहां पर ये एक साथ बोलते हैं भैया, यहाँ पर अंतस्थ स्वर आ जाए, व्यंजन आ जाएंगे, यहाँ पर ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे। तो अंतस्थ सिर्फ ग्रुप को नाम दिया है कि अंतस्थ बोलने से आप समझ जाए कि य र ल व। एक और रीजन इसका आप समझ सकते हैं कि अंतस्थ में य र ल व चारों लेटर आप अंदर की तरफ बोल रहे हैं, य र, उनका पैसे बाहर नहीं फेंक रहे हो। जैसे प में क्या है, प में आप बाहर फेंकते हो प, लेकिन य में आप अंदर बोलते हो, य र ल व, तो वो चीज है। और एक और बात कि आप इतना वर्ड्स में मत जाओ, ये लैंग्वेज है, ये साइंस नहीं है कि आपको हर चीज के पीछे का लॉजिक चाहिए। ये तो ग्रुप का नाम है एक। अब बहुत सी संधियों का नाम, जैसे अभी आपको संधियों के नाम आएंगे, बहुत सारी संधियां, तो नाम रखना नहीं, आपको यूज करना मेन आना चाहिए। तो कभी भी अंतस्थ स्वर बोल दे तो आपको पकड़ में आना चाहिए अंतस्थ स्वर मतलब यहाँ पे किस किस का यूज है, तो य और लव का यहाँ पर यूज है, ऐसा ऐसा। बाकी ऊष्म, तो ऊष्म में नाम में श है, तो श श स ह ऐसे करके यूज किया। और जो आप बोल रहे हैं कि स्पर्श में तालुका वगैरह, तो वो मैं ज्यादा डीप में जा नहीं रहा हूँ अभी, वो आगे आएगा तो करेंगे कि वही टच, ऊपर टच करके बोलना है, और वो थोड़ा आपको टिपिकल और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये वर्णमाला में इतना कंफ्यूज करने का नीड है नहीं, इतना जरूरत है नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं कराया उसको। वी आर मेकिंग इट इजी फॉर यू गाइस। जी, तोरल जी को कुछ पूछना है, उनका हैंड रेस था पर उन्होंने हैंड डाउन कर लिया है। लेट्स सी, चलिए आपको डाउट है अगर तोरल जी, आप हैंड हैंड रेस करिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जिनको डाउट्स ने पूछे, अच्छा लगा मुझे आपके डाउट से। आगे एक अनुस्वार चीज आपने हमेशा देखी होगी, अनुस्वार है ना। आपने से हम बोलते हैं किसी को भी नमन या कोई भी शब्द, जो अनुस्वार से हमेशा म का साउंड आता है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अनुस्वार का यूज भी संस्कृत में होता है। विसर्ग का तो मैंने आपको रूल बता दिया, विसर्ग कैसे यूज होता है ना। अनुस्वार का बस यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अनुस्वार का यूज होता है और स्वरों के बाद ही इनका उच्चारण होता है। चाहे अनुस्वार मतलब ऊपर बिंदु हो, चाहे विसर्ग हो, ये दोनों हमेशा स्वर के बाद ही लगेंगे। अब मैं आपको रूल समझा रहा हूँ, ठीक है। हाँ अच्छा, गुनफ बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो, गुनफ का डाउट है। यार मेरे को डाउट नहीं है, मेरे को ये पूछना था कि हमको ये सब लिखना है कि लिखना है। दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपको सिलेबस तो दे दिया है, अगर आपको लिख के समझ आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको लर्न तो होना चाहिए, तभी तो आप यूज कर पाओगे आगे। तो आपको सारे स्वर कौन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, लाइन वाइज याद होंगे आपको अगर, तो ही आप उसका यूज कर पाओगे। जी, रेशमा जी कुछ कह रही है, कहिए रेशमा जी का डाउट। जी सर। सर जी आप बोल रहे हैं कि डीप में नहीं जाओ, पर फिर भी ये मीनिंग तो मतलब थोड़ा समझ में अयोग वाह जो आप हाँ, बताएं, शायद मेरा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो ये नहीं मैंने अयोग अयोग वाह नहीं वाह बताया है, अयोग वाह मतलब कुछ नहीं है। अयोग वाह मतलब बता रहे हैं एक रूल है, अनुस्वार और विसर्ग का रूल है, वो रूल यहाँ बता रहे हैं अयोग वाह करके। और उसका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अयोग वाह मतलब सिर्फ ये है कि प्रिंट आउट भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अयोग वाह मतलब सिंपल ये है कि अनुस्वार और विसर्ग क्या की क्या नियम है, तो वो नियम इतना अच्छा। ही है कि इनका यूज हमेशा से स्वर के बाद में होगा। अब मैं आपको रूल समझा रहा हूँ, उस रूल से आपको समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, स्वर के बाद ही यूज होगा, इसका क्या मतलब है। तो मैंने आपको वैसे बताया था, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ, और अगर आपने आज की रिकॉर्डिंग सुनी हो जो मैंने आपको ग्रुप पे भेजी थी, तो आपको और समझ आ जाएगा। बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताता हूँ कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो विसर्ग है या अनुस्वार है, उसका यूज स्वर के बाद ही होगा। पर आपने बहुत जगह पर देखा होगा कि क लिखा है और उसके बाद में यहाँ विसर्ग का यूज कर दिया। पर हमने तो अभी पढ़ा ना कि स्वर के बाद ही यूज होगा, और क तो क्या है, क तो व्यंजन है, क तो व्यंजन है ना। तो ये व्यंजन के बाद इन्होंने कैसे विसर्ग को यूज कर दिया, रूल तो गलत हो गया।
हमने रूल में क्या पढ़ा है कि स्वर के बाद ही व्यंजन यूज होगा, मतलब अ के बाद, आ के बाद, ई के बाद, ऊ के बाद। पर यहाँ पर तो इन्होंने कह करके, कह में इन्होंने एक व्यंजन के बाद में विसर्ग यूज कर लिया। ऐसा क्यों किया? किसी के पास आंसर है इस क्वेश्चन का? ऐसा क्यों किया? अच्छा, जिन्हें रिकॉर्डिंग देखी है उनसे उनसे नहीं पूछना मुझे, मतलब इट्स गुड आपने देख, मैं फिर बोल रहा हूँ स्क्रीन को टच मत कीजिए, आई रिक्वेस्ट। व्हाइट बोर्ड में शेयर करूँ, आप लोग बिल्कुल अपना फिंगर्स मत लगाइए स्क्रीन में, मुझे दिख रहा है यहाँ पे अभी पीनल जी का फिंगर है, सहस्ता का फिंगर है बोर्ड पे, मुझे डिस्टरबेंस होता है लिखने में, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप टच मत कीजिए उसको। देखिए इसका सिंपल रूल इतना है, मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी व्यंजन है वो सारे के सारे व्यंजन हाफ है, आधे हैं। क्यों आधे हैं? क्योंकि उन सारे के सारे व्यंजनों में हलंत लगा हुआ है। क में हलंत है, ख में हलंत है, ये हलंत है ना, मैंने आपको हलंत बताया था, हलंत हाफ। ग में हलंत है, तो ये कंप्लीट नहीं है। लेकिन वहीं पर जब मैं कह लिख देता हूं तो कह में से हलंत तो गायब हो गया। हलंत यहाँ पर, ये हलंत थोड़ी ना है, हलंत तो गायब है ना यहाँ से। तो फिर ये गायब कैसे हुआ? तो यहाँ पर हमारा मास्टर स्ट्रोक आता है, हमारा स्वर अ। किसी भी व्यंजन को कंप्लीट करने के लिए हम उसमें स्वर को जोड़ देते हैं। जैसे जी जी, क है, ये आधा है, इसे हमें कंप्लीट करना है तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें अ को जोड़ देंगे, तो रिजल्ट में आपका ये बन जाएगा क। समझे? अब सिर्फ अ का यूज होता है क्या? मान लीजिए कहीं पर की का यूज है, की ऐसी बड़ी की मात्रा लगी है, तो कोई इशू नहीं है, हमारा आधा क जो था उसमें हमने बड़ी दीर्घ ई की मात्रा जोड़ दी, तो वो की बन गया। लेकिन अगर ओनली क लिखा होगा तो ओनली का तो व्यंजन है, और व्यंजन होने से वो हलंत के साथ है, वो इनकम्प्लीट है। और अगर जहां पर हमें इनकम्प्लीट यूज करना होगा वहां पर हम उसको हलंत के साथ ही रख देंगे। पर हमें जहां पर कंप्लीट यूज करना है क को, तब कंप्लीट उसको कैसे करेंगे? तो उसमें हम स्वर जोड़ देंगे, अ जोड़ देंगे। या मान लीजिए का लिखा है, तो कौन सा स्वर जोड़ेंगे क में? तो क प्लस आ लिखा है, आ जोड़ देंगे। इस तरीके से व्यंजन कंप्लीट होते हैं। व्यंजन अपने आप में इनकम्प्लीट है, उनमें विसर्ग लगा हुआ है, और हमने उनको कंप्लीट कैसे किया? तो कहते हैं हमने उनको कंप्लीट किया उसमें स्वर का यूज करने से। समझ आया आप लोगों को? है ना? क्योंकि अब मैं स्क्रीन वापस शेयर कर रहा हूँ हमारी। तो यहाँ पर सारे के सारे व्यंजन आप अगर ध्यान से देखोगे तो सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगा हुआ है, क्योंकि सारे के सारे व्यंजन कैसे हैं? हाफ है। अब जब इन व्यंजनों में आधे क में हमने अ स्वर जोड़ा तो पूरा बन गया, तो एंड में तो अ ही था ना, तो उसके बाद विसर्ग हम लगा सकते हैं। जी आरती जी, अच्छा ठीक है, हैंड डाउन हो गया उनका। चलिए आगे बढ़े, डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। जी तोरल जी कुछ पूछना चाह रही हैं, जी कहिए तोरल जी। सर सॉरी, ये च वर्ग में जो लास्ट अक्षर है ना, ज जी के जी बाद, जी यू जी, प्रोनाउंस इय, इसको मैं ई? लिख के बताता हूँ, आपको शायद क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रही थी। ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ तो आप थोड़ा सा समझ पाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा ओके सर। हूँ। देखिए, इय पूछ रहे हैं ना आप लोग बार बार, तो इय उसको कैसे प्रोनाउंस करना है? हाँ दो सर, च वर्ग। लेटर्स हैं, उनके यूज से इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, ई और य, इसको मिक्स करके आप बोल देंगे तो बन जाएगा इय। हालांकि इसका कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ, सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको बताया है कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे निकलता है। तो इया, ई बोलेंगे ना आप इसको, ई इया, ई, बस इया, यही प्रोनाउंसिएशन, यस यही है इसका इया, प्रोनाउंसिएशन। इया, ठीक जी है जी सर। जी, ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। चैप्टर का अगला पॉइंट जिसका नाम है स्वर व्यंजन संयोग। संयोग मतलब किसी को पता है? आप लोग संयोग पढ़ते हैं ना, जैन धर्म में संयोग पढ़ते हैं, संयोग मतलब क्या होता है? मिलना। रेशमा जी कुछ कह रही हैं क्या? नहीं, चलिए, संयोग मतलब होता है मिक्स करना, मिलाना। तो मतलब बेसिकली कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा हो या कोई भी भाषा हो, इन भाषाओं में जो भी काम होता है वो सारा का सारा काम कैसे होता है? तो स्वर और व्यंजनों को मिला करके ही होता है।
स्वर सोचे कि मैं अलग से काम कर लूं और व्यंजन सोच रहे मैं अलग से काम कर लूं, तो ऐसा नहीं होता है। स्वरों का काम है मात्रा लगाना, पर स्वर मात्राएं किसमें लगाती हैं? तो व्यंजन में तो मात्रा लगेंगी ना, तो व्यंजन के साथ स्वर का यूज हो गया। और व्यंजन खुद तो अकेले हैं, तो व्यंजन को कंप्लीट कौन करता है? तो व्यंजनों को कंप्लीट करता है स्वर। इसलिए स्वर और व्यंजन संयोग, स्वर व्यंजन दोनों मिलकर के आपस में जुड़ करके काम करते हैं, तब जाके हमारे वर्ड्स बनते हैं। तो हमने लेटर बनाना सीख लिया है, अब वर्ड्स बनाना हम सीखेंगे। इतना ही रूल यहाँ पर है, जैसे आप देख सकते हैं आधा गो, यहाँ पर आधा मतलब आधा गो था हलंत के साथ, तो उसमें अ जुड़ गया तो वो गो पूरा हो गया। फो हाफ था, उसमें अ जुड़ा तो फो बन गया। ऐसे करके स्वर और व्यंजन एक दूसरे की हेल्प करते हुए वर्ड्स को फॉर्म करते हैं। आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है व्यंजन संयोग। अब थोड़ा सा व्यंजनों के बारे में कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल रूल आपको बता रहे हैं। उसके पहले रेशमा जी का डाउट है। जी कहिए रेशमा जी, क्या डाउट है आपका? सर मेरा यही है, जो ये अनुस्वार तथा विसर्ग, ना अनुस्वार में डैश करके बिंदी लगाई है, मतलब कंग संग नेजल साउंड ना, राइट? जी 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 करेक्ट इफ जी आई जी। एम, अगर हाँ मैं हाँ हाँ समझ रही हूँ सही। और जो जी विसर्ग में दो डॉट है, वो मतलब क के पीछे लगेगा तो कह, स के पीछे कह लगेगा तो सह, सह। बराबर? जी जी बराबर ना? बराबर। हाँ 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 यही मतलब, है। हाँ तो मतलब इनका मतलब कहना ये है कि व्यंजन वो तो हलंत के साथ रहते हैं, तो उसके साथ स्वर, तो स्वर के बाद में ही ये सब लगते हैं और फिर हाँ उसका उच्चारण होता है। दैट इज हाँ, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। क्योंकि वो कोई भी व्यंजन कंप्लीट ओके, आपका स्वर लगाने के बाद ही होगा, टेक्निकली उसके बाद ही आधा व्यंजन है करेक्ट, तो ओके। उसमें आप हलंत या विसर्ग यूज नहीं कर सकते। मतलब ये सॉरी, हाँ तो हलंत मतलब नहीं, सॉरी कंप्लीट कंप्लीट वर्ड के बाद, लेटर के बाद ही। लेटर पे ही लगेगा। जी 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 ओके, जी जी। ओके सर, ओके थैंक यू। ओके जी। नीति जी कुछ पूछनी, कहिए नीति सर जी। हाँ सर, ये मेरा डाउट था कि जैसे ये था ना, आप ये फा बोल रहे हैं, ये फा नहीं होगा क्योंकि ये वैसे ही नहीं, पवर्ग। फ ऐसे बोलने, फ अशुद्ध उच्चारण है। फ आप फल बोलते हो कि फल बोलते हो? नहीं, फल तो नहीं बोलना बोलते हो गलत क्या? बोलते हैं, बोलते गलत है हम, मतलब मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ क्योंकि पवर्ग हम्म। है ना, पवर्ग जिस लेकिन उस कैटेगरी प का है वर्ग का ये। साउंड कहीं ये जो वर्ग हमने बनाए हैं उसका संबंध साउंड से नहीं है, साउंड से नहीं बनाए हमने। ऐसे तो बहुत चीजों का साउंड अलग है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क ये और ग दोनों का साउंड कितना अलग अलग है। इसका हम संबंध साउंड से है ही नहीं। जी कहिए, आप एक्चुअली, कहिए। हाँ मतलब नहीं, मैंने एक्चुअली पढ़ा है ये कि जो ये पूरा साउंड से ही है, द वे वी स्पीक, पवर हम होठ से बोल रहे हैं, पा सी फा हाँ, वो बा। होठ से बोलने का संबंध है, हाँ लेकिन उनका उनका वो साउंड सेम होता है वो नहीं है। प्रोसेस सेम है, रिजल्ट अलग अलग है। नहीं, ये मैं फा तो बोल रहा हूँ। दांत दांत से हो गया ना, हाँ दंतस्था ना, हो गया। सही है, ता क्या दिक्कत है? बिल्कुल, लेकिन आप उसको फ मत बोलिए। फ अशुद्ध उच्चारण है, और आप कहीं भी जाके फ बोलेंगे तो ऐसे समझेंगे कि आप बिल्कुल आपने आपने पढ़ा नहीं, आपको हिंदी नहीं आती। फ अशुद्ध हिंदी है। फ एक मतलब में लैंग्वेज नहीं, बस इसको गाउडी जो होता है ना, उस तरफ हम चले जाते हैं। इसका सही उच्चारण होता है फ। आप फल बोलते हैं कि फल बोलते हैं? नहीं, गलत फल बोलते बोल, हैं मतलब मैं ये कह रही हूँ, वही मुझे भी था, फल मैं एक्चुअली फल बोलना ये था, एक तरीके बोलती से मैं भी अशुद्ध, हाँ फली हूँ। जी। मुझे आप ना दंतस्थ है, बिल्कुल वो दंतस्थ है, कोई हाँ डाउट नहीं है। लेकिन वो दंतस्थ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको फल अच्छा। या फिर जो भी आपके है उसको आप भम, ऐसे एक शुद्ध उच्चारण उसका भी तरीका होता है, वो बिल्कुल दंतस्थ है, लेकिन उसको हम फल इस तरीके से हम बोलते हैं। कोई बात नहीं, ये सब तो हम सीख रहे हैं ना, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब मिथ्या मान्यताएं आपकी सही हो जाएंगी। चलिए, अब हम एक अच्छा टॉपिक, नया टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं। इसमें आपको बहुत से लोगों को डाउट हो सकता है, आप लोग हैंड रेस करना, मैं रिसीव करूंगा। कुछ लेटर्स के ऊपर आपका मैं ध्यान डालना चाहता हूँ। जैसे हमने स्वर पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लिया, हमारे सारे लेटर्स कंप्लीट हो गए। पर भैया हमने तो ज्ञ का यूज, आप ही पढ़ो मत, लाइंस मत पढ़ना, हाँ ये क्या रूल लगा है आप मत पढ़ना, ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ बस वो आप पढ़ो, ठीक है? तो अभी आप लोग को डाउट आ सकता है कि हमने सारे के सारे व्यंजन तो पढ़ लिए, उसमें कहीं भी ज्ञ तो आया ही नहीं। पर ज्ञ का ज्ञानी यूज तो हम देखते हैं, कहीं भी त्र तो आया नहीं, त्रिशूल, त्र का यूज तो कहीं भी आया ही नहीं। श्रो का यूज तो कहीं आया ही नहीं। ब्र का यूज तो कहीं आया ही, मतलब ये शब्द कैसे बनते हैं? ये सारी चीजें क्या है? ना तो ये स्वर में आए, ना तो ये व्यंजन में आए। तो एग्जैक्टली ये चीज, ये सारे लेटर्स क्या हैं? इनको हम क्या कहते हैं? ऐसे लेटर्स का नाम है संयुक्त व्यंजन। क्या नाम है ऐसे लेटर्स का?
संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजन अर्थात वो व्यंजन, अगेन वो व्यंजन, यहाँ पर स्वर नहीं पढ़ रहे हैं हम, संयुक्त स्वर हमने पहले ही पढ़ लिए है ना। अब हम संयुक्त व्यंजन पढ़ रहे हैं कि वो व्यंजन शब्द जो किन्हीं दो दूसरे व्यंजन शब्दों से, व्यंजन अक्षरों से, व्यंजन वर्णों से मिलकर बने हुए हों। मतलब जैसे हमने संयुक्त स्वर में पढ़ा था ना कि वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उनको किन्हीं दो स्वर के की नीड लगी, वैसे अब हम कुछ ऐसे लेटर्स पढ़ेंगे, कुछ ऐसे व्यंजन पढ़ेंगे जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, जिनको बनाने के लिए दो दूसरे लेटर्स की नीड हो। गॉट दैट? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला संयुक्त व्यंजन है त्र, सॉरी सबसे पहला संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। ज्ञ बना है आपका ज और य से। अब आपके मन में डाउट होना चाहिए कि यहाँ पर ज में भी हलंत लगा था, ज्ञ में भी हलंत लगा था, इ में, सॉरी ज में भी हलंत था, इ में भी हलंत था, तो ये ज्ञ का हलंत कहाँ गायब हो गया? ज्ञ में हलंत क्यों नहीं लगा? इसका सिंपल सटीक आंसर है कि आपके सामने दो ग्लास है, एक ग्लास में आधा पानी है, दूसरी ग्लास में आधा पानी है। अब आप उसको ट्रांसफर कर दो कि एक ग्लास में, तो ग्लास पूरी भर जाएगी कि नहीं? भर जाएगी ना। 0.5 प्लस 0.5 मिलकर 1 बना देते हैं कि नहीं? सिमिलरली यहाँ पर दो लेटर्स में हलंत है, अब ये दो लेटर्स मिलकर के थर्ड लेटर बना रहे हैं, तो वो लेटर ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया। हाफ और हाफ मिलकर उसे कंप्लीट कर देते हैं, इसलिए ज्ञ में हलंत नहीं है। संयुक्त व्यंजनों में कभी हलंत आता भी नहीं है, आधे यूज होते हैं वो, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी दो लेटर से बने हुए हैं तो वो कंप्लीट ही बनते हैं, कभी भी हलंत के साथ नहीं बनते हैं। ठीक है, अगला हमारा संयुक्त व्यंजन है त्र। त प्लस र से त्र बना है। यहाँ के लेटर में हलंत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, उस हिसाब से आप लोग देखते चलिए। माइक अनम्यूट कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है। आगे देखते हैं, तीसरा हमारा व्यंजन है देव। देव, द प्लस य मिलकर देव, विद्यालय है ना आपने शब्द विद्यालय, तो विद्यालय कैसे बना? तो इस देव से बना। आगे श्र, श प्लस रो से मिलकर बनता है श्र। अगला है ध। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन ध जैसा ही होता है, लेकिन जिसमें नीचे आधा द है और उसके ऊपर बड़ा पूरा द लगा है, वो बना है द प्लस ध से। जैसे अगर आपने शब्द देखा हो सद्धर्म, सद्धर्म जो हमारा शब्द होता है उसमें इस संयुक्त व्यंजन का यूज होता है, मैं लिख के बता देता हूं। ये देखिए यहाँ पर हमारा, इसे आप कैसे पढ़ेंगे? सद्धर्म, तो सद हल्का ध का साउंड आ रहा है, फिर दो, सद्धर्म, इस प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं। और ये कैसे बना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगला प्र, प और र मिलकर बनाते हैं प्र। संगीता जी का डाउट है जी, संगीता जी कहिए। ये महारिद्धिक महारिद्धिक लिखते वैसे भी आएगा ना वो चलेगा, ऊपर आप? बहुत जगह, हाँ हाँ काफी जगहों पर यूज होता है, मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया था आपको, यूज तो बहुत जगहों पर होता है। ओके जी, अगला है आपका म्र, म्र नहीं सॉरी रम। मतलब इसको कैसे, इसको आप अलग से प्रोनाउंसिएट करना आपको मुश्किल आएगा, पहले बता देता हूँ। र और म से मिलकर म्र बना है, इसका क्या फंडा है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे एक शब्द आता है मर्म, मर्म निचोड़, मर्म अर्थ होता है निचोड़, क्या है, क्या सारभूत है। एक बार मैं चाहूंगा, पिंकी मेहता नाम से जुड़े हैं आप, एक बार इस वर्ड को पढ़िए, वर्ड क्या लिखा है ये, मैंने बोर्ड पे जो वर्ड लिखा है वो क्या वर्ड है, अनम्यूट करिए एक बार पढ़िए। मर्म, ठीक है। अच्छा आपने मर्म पढ़ा, ममर क्यों नहीं पढ़ा? इन्होंने जो पढ़ा ना इसको मैं डिकोड कर रहा हूँ, ठीक है। म र म, यही पढ़ा इन्होंने, मैं डिकोड बस किया उसको, मैंने एक अलग लैंग्वेज मर्म। ये जो आपके ऊपर रेफ लगी है ना, इसे हम कहते हैं रेफ। क्या कहते हैं? रेफ।
ये रेफ जो होती है, ये रेफ हमारा डिक्टेट करती है किसको, र को। साउंड किसका आता है, र का। एक और रूल, जहां पर भी रेफ लगी होती है, जिस भी लेटर पे रेफ लगी होती है, उस लेटर के पहले आपको र का साउंड लेना है, तो आपका बनता है वो शब्द। जैसे मर्म, तो म, फिर इस रेफ का साउंड आपने लिया जो कि क्या था, र। ये लिखा है ना मर्म, मर्म शब्द लिखा है, तो पहले आप बोलोगे म, फिर आप क्या बोलोगे, अब आपका रे का साउंड, रेफ का साउंड आएगा र, और फिर ये वाला म यहाँ पर आ जाएगा मर्म। ऐसे करके आपका शब्द बना है। ऑल्दो जो ये रेफ होती है ये हलंत वाला र होता है, ये कंप्लीट नहीं है र। जो रेफ में से र का साउंड आ रहा है ना, वो आधा र है, इसलिए मरम नहीं बोलते, मर्म बोलते हैं। फटाफट से र खत्म कर दे, क्योंकि र क्या है, हाफ है, कंप्लीट नहीं है। हाँ गुना बोलो, क्या डाउट है। सर मेरे को ये डाउट है कि जो आपने जो र डाला था उसके ऊपर उसके नीचे हलंत क्यों नहीं आ रहा था? हलंत आएगा, आएगा हलंत आएगा ना, मैंने यहाँ बाद में हलंत बना दिया, लेकिन मैंने बोला इसको आप ऐसे लिखोगे नहीं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म किया है, ठीक है। हलंत आएगा बिल्कुल, उसके पीछे हलंत आएगा। अब आपने एक और, अच्छा नीति जी कुछ कह रही, कहिए। सर मैं यही कह रही थी, अब मेरा भी यही डाउट था गुणों वाला कि माँ में भी हलंत आएगा ना, क्योंकि रा भी आधा है और माँ भी आधा है। नहीं नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। वो तो जो हमारा म है ना, वो आधा नहीं होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। वो म कंप्लीट ही होगा, दो आधे आधे लेटर्स नहीं लिखेंगे हम। अब वो कंप्लीट पता है वो कैसे हुआ, म उस मर्म में जो ये वाला म में कह रहे हो ना, आप हलंत क्यों नहीं आया, हाँ हाँ राइट। हाँ इस यस। म में अ जुड़ गया ना, इसमें अ जुड़ गया, तो ये म कंप्लीट हो गया। तो अभी तो ये हमने तो बन, देखा, आपने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया था, वो पीडीएफ शेयर करो, उसमें सेवेंथ जो है उसमें यही तो है, आधा र प्लस अरे आधा वो माँ। तो वो तो र। आपको, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने आपको अकेला वो संयुक्त अक्षर समझाया है बस, लेकिन पूरे वर्ड में आप लिखोगे ना, तो आप देखो मैं ये बता देता हूँ, ये ऐसे दो म है ना, स्क्रीन मत टच करिए आप लोग। दो आधे आधे म मिलकर भी कंप्लीट म बनाएंगे, एक कंडीशन तो आपकी ये है, दो हाफ हाफ म मिलकर म बना देंगे, या फिर एक हाफ म और ये मिलकर के भी म बना देंगे, दोनों सही हैं। लेकिन जब हम डिकोड करेंगे ना वर्ड को, तब इस वाले सिचुएशन को हम सही मानेंगे। तब कभी भी हम दो सेम लेटर्स को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा से सुपीरियर हम इसको नहीं सही मानते हम ज्यादा। हमेशा अगर आपको किसी व्यंजन को कंप्लीट करना है, तो उस म के साथ हम अ को जोड़ देंगे, क्योंकि अ अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए। बाकी कंडीशन दोनों सही है, दो आधे म मिलकर भी कंप्लीट म बनाते हैं, और एक आधे म के साथ अ को जोड़ने से भी वो लेटर कंप्लीट हो जाएगा। जब आप मर्म को तोड़ेंगे, उसको डिकोड करेंगे, तब आपको म के साथ अ जोड़ना है। अब वो रहा, तो मैंने सिर्फ आपको उस रेफ के लिए, वो रेफ का साउंड रहा आता है, और वो साउंड आधा, नहीं तो आप कल से मर्म को मरम पढ़ने लगो, तो मरम आपका पढ़ना गलत है, मर्म शुद्ध उच्चारण उसका होता है, इसलिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आपने एक और चीज सुनी होगी, अमृत। तो कई बार लोग क्या समझते हैं कि अमृत के जो नीचे ये है ना, ये भी र है, तो भैया ये र नहीं है, ये आपने एक और स्वर पढ़ा है री, तो री का साउंड आता है अमृत। मतलब कई बार अमृत पढ़ते हैं लोग, उसको अमृत भी सही है हिंदी, लेकिन ये एग्जैक्टली में जो ये रेफ है नीचे, जो ये भी, इसको भी रेफ ही कहते हैं, बट जो रेफ नीचे लगी होती है वो री का साउंड दे रही है, अमृत। और एक और चीज, जब रेफ ऊपर चढ़ी है तो र का साउंड उस लेटर के पहले आएगा, लेकिन जब ये रेफ नीचे चढ़ी है तो री का साउंड उस लेटर के बाद आएगा। तो अरी मत नहीं होता, अम रित, तो म के बाद में री का साउंड आ रहा है और फिर त का साउंड आ रहा है, ऐसे ये दोनों फंक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए, संयुक्त व्यंजन हमें कंप्लीट करना है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ह प्लस र मिलके रस, या हमने कहा यूज किया ये वाला लेटर, रस्व स्वर में हमने इसको यूज किया है ना, रस्व। तीन प्रकार के स्वर में से एक ह्रस्व स्वर होते हैं, तो वहां पर जो ह्रस्व में ह है ना, वो यही वाला संयुक्त र है, ठीक है। अगला शो, तो क और श मिलकर श बने हैं। अभी तो दो आधे तो मिलकर के तो बनता है, लेकिन कैसा तो बनता है, तो उसके ऊपर एक स्लैश जैसा आपको दिख रहा है, तो धत्ता, तो वो वाले तो में आपका वो रेस आ जाता है, ठीक है। अगला है क प्लस तो, अब इसका प्रोनाउंसिएशन जो आएगा वो तो ही बोलेंगे आप उसको, तो उसको आधा क और तो को आप नहीं बोल पाओगे, लेकिन शब्द में उसका प्रयोग आप इजीली कर लो, आप बोलोगे विभक्त,
तो विभक्त में आप इजीली बोलोगे विभक्त, तो क अभी, लेकिन यहाँ पर अलग से हम उसको आधे त को और त को प्रॉपरली नहीं बोल पाएंगे, तो उसको हम त बोलेंगे तो भी चलेगा कि क प्लस त मिलकर के त बना रहे हैं। लेकिन आपको समझना है कि एक आधा क और एक आधा त मिलकर के जो त बनाते हैं उसमें एक आधा क होता है और एक पूरा त होता है। जी रेशमा जी का डाउट है, बोलिए रेशमा जी। जी सर, ये जो हलंत वाला त प्लस हलंत वाला त इज इक्वल टू वो आगे सत्ता का त, अपन सत्ता का वो कहते हैं ना, हाँ हाँ तो हाँ इसका हाँ मतलब त क्लियर त आया, लेकिन वो डबल वाला त है, इसके लिए हाँ जी 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 चलेगा चलेगा, हाँ करेक्ट करेक्ट राइट, डबल टॉप जी। आखिरी हमारा संयुक्त व्यंजन जो है स्ट्र, राष्ट्र शब्द हमने सुना ना स्ट्र, तो उसमें आधा श, आधा ट और पूरा र। पहली बात तो ये पहला आपका व्यंजन है जिसमें हमने 3 व्यंजन यूज करे, उसमें से भी 2 स्टार्टिंग के जो व्यंजन है श और ट वो तो कैसे हैं, हाफ हैं, और जो आखिरी वाला व्यंजन है र वो कंप्लीट है, उसमें हलंत नहीं, आप ध्यान से देखो उसमें हलंत नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 में हाफ लेटर्स हैं आपके व्यंजन और आखिरी वाला र पूरा है, ऐसे कर करके स्ट्र शब्द आपका बना है। यह आपको याद होना चाहिए कि कौन सा व्यंजन कौन सा संयुक्त व्यंजन कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है, उसमें कहाँ पर हलंत है कहाँ पर हलंत नहीं है। जी रेशमा जी पूछिए। सर, सही है। तो हम ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, जैसे जो लास्ट अपने राष्ट्र का स्ट्र लिया, तो उसमें हलंत वाला श प्लस हलंत वाला ट प्लस हलंत वाला र प्लस अ, कि ये सिर्फ ऐसा व्यंजनों की बात है, इसके लिए लिख लो हम ना, आप लिख लो, नहीं 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 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा र कैसे बना, आधे हलंत वाले र में अ जोड़ के तो र बनाए ना कंप्लीट, असल में तो वो डिकोड ऐसे ही हाँ, तो होगा। नहीं मतलब मुझे अभी ऐसे बोलते बोलते ख्याल आया कि व्यंजन संयोग है, इसके लिए स्वर नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ वो ऐसा। यहाँ पर इसलिए लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो एग्जैक्टली में आपकी बात सही है, क्योंकि वो र पूरा लिखा है ना यहाँ पे, हलंत नहीं है उसमें, तो पूरा कैसे बना वो, तो उसमें अ जोड़ा राइट, तभी तो पूरा बना वो। करेक्ट, जी सही, ऐसा दिमाग लगना चाहिए आप लोगों का, आपको वो अच्छी चीज आपने पकड़ी, गुड। अब आप लोग को आ जाता है शब्दों को हम कैसे डिकोड करते तोड़ते कैसे हैं, ये लास्ट चीज है इस चैप्टर की। इसके बाद आपको बहुत सारा होमवर्क मैं दूंगा, बहुत सारा मतलब थोड़ा सा, ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। चलिए शब्द कैसे डिकोड करते हैं वो आपको बता देता हूँ। शब्दों को डिकोड करना, शब्द आपको दिया है उसको आपको लेटर्स में तोड़ना, उसका नाम होता है वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद, जैसे कृषक शब्द है तो व्यंजन है पहला क, तो आधा होता है उस क में जुड़ जाता है, नीचे का रीफ मैंने आपको बताया री के लिए यूज में आता है, तो री, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर मान लीजिए कृषिका की जगह शब्द ऐसा लिखा है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई शब्द होता नहीं है पर ऐसा लिखा है, डबल नीचे क्या है, तो यहाँ पर ही डबल आ गया ना, तो अब कुछ नहीं करना, क प्लस जो दीर्घ री थी ना आपकी, आप वो दीर्घ री बना दो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डबल रेफ आ गई। और जैसा अभी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वहां पर सिंगल री का यूज किया है, तो वहां पर आप बना दो क प्लस री, छोटा वाला री, ठीक है, ऐसे करके शब्द बनता है। जी रेशमा जी कुछ पूछना चाह रही हैं, पूछिए रेशमा जी। नहीं सॉरी, वो हैंड रेज ही हाँ रह नो गया, प्रॉब्लम सॉरी। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलिए कृषक शब्द हम बना रहे थे, लेट्स बी क्विक। क प्लस री प्लस श को पूरा किया अ को जोड़ के, फिर क में हमने अह, देखिए विसर्ग लगाना है ना हमें, तो हम अ के साथ ही विसर्ग लगा देंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है विसर्ग स्वरों के बाद ही आएगा, तो अ में विसर्ग जोड़ दो आप, तो कृषक शब्द बन गया। अगला शब्द है आश्चर्य, बिफोर दैट सहजता का डाउट है, ये सहजता। जो ह्रस्व वाला र है और जो दीर्घ वाला र है, उन दोनों में लिखने में क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, जो आपने बोला रस्व वाला र, पहली बात व्यंजन है, तो व्यंजन में रस्व दीर्घ जैसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है, सारे के सारे व्यंजन रस्व दीर्घ नहीं होते, व्यंजन व्यंजन हाफ या कंप्लीट होते हैं, हाफ हुए तो हम रो में हलंत लगा देंगे, हलंत का रूल मैंने बताया ना आपको, किसी भी व्यंजन को हाफ बना तो हलंत लगा देंगे, और अगर वो र कंप्लीट है तो इसमें हलंत नहीं होगा, दैट्स इट, इतना रूल है। अगर आपको इस रो को हाफ बताना है कि ये रो हाफ है तो इसमें हलंत जोड़ दो, तो वो हाफ हो जाएगा, और अगर वो रो कंप्लीट है तो उसमें हलंत मत जोड़ो, दैट्स इट, है ना।
चलिए, आश्चर्य हम शब्द बना रहे हैं। अब कोई भी गलती से यहाँ पर अ प्लस अ मत कर देना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक आ नाम का स्वर है, तो यूज दैट। ठीक है, तो आ प्लस श। अब श में अ क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर श ऑलरेडी आधा है, इसलिए यहाँ पर श में हमने अ नहीं जोड़ा। फिर च पूरा है, च में अ जोड़ दिया। फिर देखिए ऊपर य के ऊपर रेफ चढ़ी है, तो मैंने बताया था जिस लेटर के ऊपर रेफ चढ़ी है उसके पहले र लिखेंगे, फिर य लिखेंगे। अब ये य कंप्लीट है, तो य में जुड़ेगा अ, एंड में म में हलंत लगा हुआ है, तो हम भी हलंत लगा के छोड़ देंगे। अगला शब्द है उष्ट, तो उ प्लस श प्लस ट प्लस र प्लस ये रेशमा जी वाला बात आ गई। देखिए यहाँ पे र के बाद अ जोड़ दिया ना उन्होंने, आपने डाउट पूछा था वो यहाँ पर आ गया। विसर्ग लगाना है तो उसमें विसर्ग लगा दिया अ के साथ। किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। पत्रम, प प्लस अ। अब त्र कैसे बनेगा आपको मैंने बता दिया, त प्लस र, इसको कंप्लीट करोगे आप अ जोड़ के। ठीक है, अ और म। जी चेलना जी बोलिए। सर पत्रम में भी त र अगर जोड़ दिया है, जी जी जी, मैं फिर आपका भी जब हमने समझ गया। नहीं वो अ चीज आप जी। हाँ वो आप ऐसा करो, मैं समझ गया। ऊपर उन्होंने किसी भी स्वर का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ व्यंजन व्यंजन की बात कर रहे थे। बट यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन भी अधूरे हो सकते हैं, अनकम्प्लीट हो सकते हैं। इनको कंप्लीट करने के लिए इसमें आपको व्यंजन जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि है तो व्यंजन ही, और व्यंजन का स्वभाव है कि वो इनकम्प्लीट होते हैं, तो आपको स्वर जोड़ने पड़ेंगे। तो संयुक्त शब्द में त्र जो है वो भी त प्लस र है, लेकिन है तो वो भी व्यंजन ही, तो उसे कंप्लीट करने के लिए उसमें हमने अ को जोड़ा है। ठीक है जी, रेशमा जी का डाउट है, पूछिए रेशमा जी। चिन्ना जी पे आ रहा हूँ वापस मैं। जी रेशमा जी पूछिए, क्विकली क्विकली। मैं वही नोटिस कर रही हूँ कि फर्स्ट में नहीं आ रहा है, पर सेकंड थर्ड जो भी आ रहा है लेटर, उसमें कंप्लीट करना प्रोसेस है उसमें, हाँ बराबर हाँ, ना? आप ये सेकेंड थर्ड वाला रूल मत लगाओ। आप तो सिंपल देखो, चाहे व्यंजन कोई भी होगा तो व्यंजन आधे ही होते हैं, और उनको कंप्लीट करने के लिए हमको उनमें स्वर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट, ओके चाहे वो संयुक्त व्यंजन हो चाहे नॉर्मल व्यंजन हो। जी नीति जी कहिए। सर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। जी सर मैं एक्चुअली आपको यही बता रही थी, ये रॉन्ग लिखा है। जा ज प्लस न्या, और ये जो ग्या है ना ये आधा क्या होगा। हाँ, ये और ये बिल्कुल, ता ये प्लस ये भी सारे गलत मैं लिखा आपको है, भाई दिस बता, इज द ये गलत नहीं कंफ्यूजन। है, ये गलत नहीं है। इन्होंने यहाँ पर व्यंजन के हिसाब से बात की, इसलिए इन्होंने कहीं पर भी स्वर का यूज नहीं किया। स्वर का यूज होगा, व्यंजन भी तो बिल्कुल आधा यूज होता होगा। है। हाँ नहीं ना, नहीं सर, बिल्कुल एक बिल्कुल, सेकेंड। ये ग आधा है। व्यंजन भी आधा होता करेक्ट है, है। त्र भी आधा होता है। हाँ मैं हाँ आपको बिल्कुल विकिपीडिया भी होता है। दिखा देती हूँ, नहीं नहीं, मैं अगर समझ आप ये गया, लिंक खोलेंगे ना, मैं इसमें समझ भी ये गया लिखा हूँ। हुआ है। त्र आधा होता है और उस त्र में अ जोड़ेगा, यहाँ पर उनने अ नहीं जोड़ा है। अ जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। इनने अ क्यों नहीं जोड़ा है पता है, क्योंकि यहाँ पर इसे व्यंजन की बात कर रहे हैं। बाकी सारे व्यंजन कंप्लीट कैसे हुए, इन सब में अ जुड़ा है, इन सब में अ जुड़ा है तभी कंप्लीट हुए हैं। नहीं नहीं, हाँ हाँ, तो मैं ये कह हाँ रही हूँ, और हाँ स्वर नहीं जोड़ा तो हलंत लगा देते। मैं आपको ये कह रही, करेक्ट। कंफ्यूजन हाँ एक्चुअली इसलिए हो रहा है, हाँ, मैं इसी ये कंफ्यू डाउट हाँ उठा रही वेरी थी। गुड। यस ये करेक्ट करेक्ट, ये पीडीएफ मैंने नहीं बनाई एक्चुअली, बट सही है आपका डाउट। हाँ, वही क्योंकि मैं कह रही हूँ, व्यंजन, थोड़ी गड़बड़ है ये हाँ वीडियो। हाँ जी, बस मतलब यही गड़बड़ था। ऐसा नहीं है, गड़बड़ सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ना व्यंजन के उसका तो इन्होंने यहाँ पर अ नहीं जोड़ा। ठीक है, लेकिन आप लोग तो सीख गए ना, व्यंजन कोई भी हो वो आधा ही होगा, उसे कंप्लीट करने के लिए उसमें आपको स्वर को जोड़ना ही पड़ेगा। जी वेरी गुड, आपने सबके नोटिस में लाया, दैट्स गुड। जी आशीष जी बोलिए। भैया जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ह्रस्व स्वर एक मात्रिक और दीर्घ स्वर दो मात्रिक होते हैं। तो अभी जैसे विच्छेद हो रहा है, तो ये शब्द जो आ रहे हैं ये कितने मात्रिक शब्द बनेंगे? नहीं ये कुछ जैसे रूल नहीं है, कृष्ण फिक्स है। रूल, ये कोई ऐसा रूल नहीं। ये कृषका में तो से ये तो एक मात्रिक है ना, कि री तो छोटा री है, ह्रस्व री है ये तो। नहीं, ये शब्द कितने मात्रिक हुआ? शब्द नहीं होते ऐसे मात्रिक शब्द, वो ऐसे नहीं होते। हिंदी वाला रूल नहीं है यहाँ पर। ये तो वर्ण विन्यास कर रहे हैं ना, जहाँ पर जैसा स्वर व्यंजन यूज होता है वैसा यूज करना है। उसमें मात्रा से कोई संबंध है ही नहीं, कितनी मात्रा का शब्द है क्या शब्द है, वो तो जैसा टूट रहा है आपको उसको तोड़ के वैसे ही लगाना है। उसमें ऐसा कोई सुप्रीम ठीक रूल है। नहीं है कि ये दो मात्रा होगा या एक मात्रा वाला ही होगा। जी कश्मीरा जी पूछिए। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। ये जो आपने बताया, जैसे ज और ग हलंत वाला है तो ज्ञ हुआ, या त और र मिला के जी त्र जी जी हुआ, जी तो व्यंजन से व्यंजन मिला के भी वो इनकम्प्लीट ही होता है। हाँ इनकम्प्लीट ही होगा,
उसमें आप अभी तो बताया ना मैंने, उसमें उसको आपको कोई ना स्वर कोई जोड़ना स्वर पड़ेगा। मिला के हमें स्वर कंप्लीट बना, कर। हाँ करेक्ट, वो नीति जी ने सबके लिए भले का काम किया है, सबके दिमाग में बात आ गई। ठीक है, आपको कि व्यंजन का स्वरूप ही क्या है कि व्यंजन आधे ही होते हैं, दे नीड स्वर एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पर हमें स्वर का यूज करना पड़ेगा जी। चलिए आगे रेशमा जी का डाउट। सर तो फिर तो ये जो हमने ये व्यंजन संयोग के नीचे जो ये 12 है, तो उसमें हलंत लगता है कि नहीं जी लगता, वो लगता है, मेरा यही क्वेश्चन है। देखिए ये डिस्कस मैंने नीति जी के साथ किया है। अभी मैंने नीति जी के साथ जस्ट मैंने यही डिस्कस किया था कि वहां पर उन्होंने कहीं पर भी स्वर कहीं भी नहीं लगाए हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पर से व्यंजन की अपेक्षा बात करी है। लेकिन मैंने ये सारी चीज अभी ये लाइन में लगाते वक्त बोला ना, इन सब में स्वर लगा है, स्वर लगने के बाद ही कंप्लीट हुए। यहाँ पर उन्होंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर वो आपको व्यंजन समझाना चाह रहे हैं कि व्यंजन बना कैसा है। बाकी ये सारे जगहों पर स्वर लगा है, अगेन आई एम स्पीकिंग, इन सभी जगहों पर स्वर लगा है, तब जाकर ये व्यंजन कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, अब कोई डाउट मत रहना, इन व्यंजन को कंप्लीट हमने क्या किया, स्वर को लगाकर किया है। चलिए आगे शब्दों को कंप्लीट करते हैं। विद्वान शब्द कैसे बना, व प्लस ई, उसके बाद द, अब यहाँ नीचे वो है तो वो, इधर आ की मात्रा है विद्वान में, तो आ लगा दिया, न आधा और अह करके विसर्ग लगा दिया। यज्ञ शब्द है तो य प्लस अ, य कैसे बना है, ज प्लस य, लिखिए ये आपकी बात आ गई, देखिए ज प्लस य प्लस अह, विसर्ग जोड़ने से वो कंप्लीट हो गया। ब्राह्मण शब्द है तो ब प्लस र प्लस आ से ब्रा, हा इसमें ह प्लस म, ये म कहाँ से आएगा, तो ये जो ये यहाँ पे जो शब्द है ना हाय, ये ऐसे ही बनता है, इसमें ह है और म है, यहाँ जुड़ गया आपका अ, फिर इधर न और अह, ऐसे करके बन गया। अब आपको डाउट आ सकता है भैया यहाँ पे तो बड़े आ की मात्रा है, ये बड़े आ की मात्रा नहीं है, ये जो आधा म है ना, इस म में उन्होंने छोटी अ की मात्रा ही जोड़ी है, बस वो उसको लिखते इस तरीके से है इसलिए, बस उतना चीज है और कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। रेशमा जी का डाउट कहिए रेशमा जी। एक तो रेशमा जी आप कैमरा ऑन कीजिए ना, आप डाउट पूछ रहे हो तो मुझे पता ही नहीं आप कौन है। चलिए फिर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ आपको होमवर्क। हाँ जी रेशमा जी बोलिए। हाँ, सर अनम्यूट किया मैंने सर। हाँ जी बोलिए बोलिए आप बोलिए। सुनाई देते सर? हाँ, तो हाँ सर हाँ हाँ मुझे थोड़ा यही था कि जो ये जो व्यंजन संयोग है जो आप बता रहे हैं कि उसमें भी हलंत लगता है, तो प्रैक्टिकली ऐसा यूज में आता है नहीं आता है, राइट? बिकॉज देखिए व्यंजन स्वर नहीं, के साथ ही यूज किया व्यंजन अगर आधे भी होंगे ना तो वो आधा लिख जाएंगे त्र, उसके आगे त्रय शब्द है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जाता है। अच्छा, जैसे ये आपका शब्द है, अब हलंत मैंने क्या बोला, हलंत आपको हर जगह दिखेगा नहीं, ये ऐसा त्रय लिखा है तो ये त्र आधा है कि नहीं, संयुक्त व्यंजन है ना त्र, तो ये आधा है तो आधा लिख दिया है। अब बीच में कभी ऐसा नहीं होगा कि इधर भी एक लेटर लिखा है क, ठीक है, मान लीजिए इधर श लिखा है और फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ क्षत्रिय में मान लीजिए त्र आधा आ रहा है, तो बीच के लेटर में वो क्या करेंगे, त्र में हलंत जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी, हलंत हमेशा लास्ट के लेटर में यूज होता है। बीच के लेटर में अगर उन्हें आधा दिखाना भी है ना तो वो ऐसा बना देंगे त्र को, तो आधा ऐसा यूज हो जाएगा, बिल्कुल यूज में आता है। यूज में तभी तो हम पढ़ रहे हैं, नहीं यूज में आता तो हम क्यों पढ़ते, यूज में तो आते हैं, बिल्कुल आते हैं यूज में। प्रैक्टिस आप करेंगे कि क्या पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेंगे इन नहीं सब तो फिर चीजों का। लिखने को सर, तो फिर लिखने लिखने में को भी आता प्रॉब्लम है आता होएगा है ना? आता है आता है आता है आता है अभी नहीं जैसे तो जैसे, अभी, नहीं सर, जैसे राष्ट्र का ट्र, तो ट्र हाँ का वी तो है, फिर उसमें भी हलंत लगेगा। वो हलंत नहीं है मैम, वो ट्र में हलंत थोड़ी ना है, बताया ना मैंने आपको, श प्लस ट प्लस र, अभी र कंप्लीट कैसे हो गया, र में अ हाँ, जोड़ र दीजिए का तो आता है, राष्ट्र। सॉरी सॉरी सर 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 सर, जैसे हाँ मर्म, मर्म, र आधा हाँ म आधा म, हाँ, तो वो जो मर्म का म के साथ रेप है, तो उसमें हाँ हलंत लगेगा क्या? नहीं, अरे मैम वो म पूरा कैसे लिखा हमने शब्द में, उसमें अ जोड़ दिया ना हमने, मर्म का म कंप्लीट कैसे हुआ, हलंत वाला म प्लस अ मिलके अच्छा म कंप्लीट हो गया ओके ना, ओके ये मैं ओके बता ओके चुका हूँ पहले, है ना ओके, जी। ओके, इसलिए मैं गॉट कह इट। रहा हूँ नोट्स बनाइए, ये अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने संस्कृत का, 0.5%। अभी मैं पहली बार मुझे इतने डाउट पूछे किसी ने वर्णमाला में, तो मतलब अभी बहुत मुश्किल है, आगे बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको लिखते चलना है, समझते चलना है, ठीक है, कठिन है आगे। चलिए अब हम आपको होमवर्क समझा रहा हूँ फटाफट से मैं,
आपको ये सारे वर्ड ने दिए हैं, इसमें से ह्रस्व कौन कौन से, दीर्घ कौन कौन से स्वर है आप बता सकते हैं। उसके बाद आपको ये पूरा करना है, ऊष्म स्वर कौन कौन से होते हैं वो यहाँ लिखना है डैश में, गैप में। ट वर्ग कौन कौन सा है, अंतस्थ कौन से वर्ण होते हैं, च वर्ग कौन कौन सा होता है। उसके बाद ये हो गया। अब विकल्प एमसीक्यू क्वेश्चन है, इनको आपको आंसर करना है। अब इनको आपको वर्ण विच्छेद, जहाँ शब्दों को तोड़ के लिखते हैं उन्हें कहते हैं वर्ण विच्छेद। तो ये सारे शब्दों को आपको तोड़ना है। और उसके बाद है वर्ण संयोजन, मतलब ये अलग अलग से आपको दिया हुआ है, इनको आपको जोड़ के बनाना है कि क्या शब्द बनेगा। इस तरह से आपका ये पूरा होमवर्क है परसों के लिए। ट्राई कीजिए, पूरा कर लीजिए। वैसे पूरा करना ही है क्योंकि मेहनत करनी है तो करना ही पड़ेगा इस हिसाब से। जी अनु जी का डाउट लेते हैं। जी अनु जी कहिए, टाइम हो चुका है वैसे, कहिए अनु जी। मुझे लगता है नीति जी मेरे साथ में काम कर रही हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। जी अनु जी बोलिए। हाँ, इसमें जो उष्म लिखा है, उष्म, जी जी इसमें पहले क्या लिखा है, तो इसके बाद वो आएगा। नहीं, वो 4 लेटर तो फिक्स ही है ना, उनका कोई वो नहीं है, क्रम फिक्स नहीं है उनका। एक ये कोई भी आगे पीछे, वो तो ना डैश अपने हिसाब से दिया है, दैट्स देयर इज नो इशू इन दैट। एनी अदर डाउट्स और शैल वी कंक्लूड? सो लेट्स कंक्लूड। अच्छा स्वाति जी बोल रही हैं, बोलिए स्वाति जी। करिए, अनम्यूट कीजिए। यार बच्चे ने गलती से दबा दिया। जी 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 चलिए। सो अभी हम क्लास खत्म करते हैं, आपके डाउट्स नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आपके पास होमवर्क भी आ गया है, सो कंप्लीटेड। कुछ भी क्वेश्चन हो वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, करेंगे। फॉर नाउ लेट्स एंड इट। थैंक यू एवरीबॉडी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ठीक है।